हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स, ये है राउंड 2। तो ऐसे 20 राउंड्स होने वाले। बाप रे बाप, तब तक क्या होगा तुम्हारा हाल। बट दिस इज राउंड 2 ऑफ द बैटल लेवल एमसीक्यू सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स, जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो एक वीडियो अभी अभी तुमने देखा है, हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस के चंक्स करने माय फ्रेंड्स। अब 10 क्वेश्चंस करने के लिए जो नादान परिंदे होते हैं, नादान परिंदे मतलब जिनको एक्चुअली यूपीएससी एग्जाम्स का मतलब नहीं समझ में आता, वो क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस मतलब 5 सेकंड लगा एक क्वेश्चन को, 10 सेकंड लगा लो, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, 100 सेकंड में 10 क्वेश्चन खत्म। क्या फ़ायदा हुआ। यू हैव नॉट अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, you have not understood or analyzed what are the choices which are wrong, you have not analyzed which are the choices which are correct, so why are they correct। तुमने स्ट्रक्चर नहीं समझा, तुमने उसका गूगली नहीं समझी एग्जामिनर की, तुमने बेंट ऑफ लैंग्वेज नहीं समझा, फायदा क्या हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड लाइक यू टू गिव 5 minutes टू एवरी क्वेश्चन मिनिमम। ओके, सोचो समझो। देर आर सर्टन सैम्पल क्वेश्चन जो जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, तो समझो। जैसे प्रभु ने कहा था, ओके, भगवत गीता में, कि पहले दुश्मन को पहचानो अर्जुन। ओके, तो पहले दुश्मन को पहचानो, लुक एट द लैंग्वेज। और ये मैं तुम्हें इस बैटल लेवल एग्जामिनेशन पैटर्न का जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा। हम 10 क्वेश्चन के चंक करेंगे, इनफ टाइम दूंगा मैं तुमको। लेकिन द पॉइंट है कि उस टाइम में से बैठे नहीं रहना, यू हैव टू एनालाइज, मेक श्योर दैट यू रियलाइज कि अगर पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है एंड वाई नॉट। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और लेट अस डू दिस। ओके, अब एग्जाम हो ही गई, बहुत करीब आ गई है। वी आर ऑलरेडी इन द 3rd-4th वीक ऑफ अप्रैल। नो पॉइंट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट इनटू दिस पार्ट। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन दिस बैटल लेवल एमसीक्यू सीरीज। और ये इस वाले सीरीज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले वाले सीरीज से रिपीट भी किए, जो मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने स्पेशल क्लासेस में पूछे। द आइडिया इज आई ट्राई टू क्रिएट अ ह्यूज बैलेंस ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर टफ, कंफ्यूजिंग, इजी, फैक्ट फाइंडिंग, एनालिटिकल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेक श्योर एक पेन और पेपर ले लो और उसमें आंसर्स देते चले जाओ। और अगर आप पेन और पेपर देने की इच्छा नहीं भी हो रहा तो यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट्स एंड यू कैन लुक एट दिस पार्ट। सो दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अनअकैडमी की दुनिया में मुझे सेट लाइफ कोड से जाना जाता है, और ये सेट लाइफ कोड तुम्हारा बहुत काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि अनअकैडमी पर जो लार्जेस्ट एवर एवर फॉर्म टीम है वो है टीम सेट लाइफ। वो टीम सेट लाइफ तब बनती है जब तुम लोग यूज करते हो सेट लाइफ कोड, SIDLIVE कोड इन ज्वाइनिंग माई कोर्सेज। तो चाहे जब तुम अनअकैडमी के ऐप पर जाओगे और मेरे प्रोफाइल सेक्शन पर जाओगे तो तुमको दिखाई देंगे बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज। एक टाइप ऑफ कोर्सेज होंगे विच विल बी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी टाइप ऑफ कोर्स। अब इसका नाम कुछ अलग अलग हो सकता है, बट दे आर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी कोर्स, जिसमें मैं A to Z सब कुछ पॉलिटी के बारे में पढ़ा देता हूँ। और ऐसे ही नहीं लोग मेरी तारीफ करते, कुछ तो मैंने मेहनत की होगी। ओके, सो व्हेन यू लर्न फ्रॉम पॉलिटी राइट फ्रॉम मी, देन यू विल गेट व्हाट इज कॉल्ड एज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। तुम्हें ये सब्जेक्ट अचानक एक अलग ही शेर व शायरी के मूड में, एक अलग ही पोइट्री, एक अलग ही रिदम में समझ में आने लग जाएगा। इसी तरह से आई हैव ऑल्सो टेकन केयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस, जो A to Z ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव द गवर्नेंस पार्ट फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस से लेकर इवन द लास्ट समरी, द करंट अफेयर्स एट्सेट्रा, आई हैव डेल्ट विद दिस कम्प्लीटली। देन यू हैव कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें भी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर एवरीथिंग, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ, all the way till India China relations etc, NAM and ASEAN and Quad, everything is covered in this। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। and obviously अब मैं तुम्हारे लिए also I have brought for you what is called as PSIR optional। PSIR जिन लोगों ने चूज किया है ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, तो बेटा तुम्हारी तो लॉटरी लग जाएगी, बिकॉज तुमने, और इनफैक्ट मैं क्या होता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट से पूछ लो, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पॉल साइंस अपने ग्रेजुएशन में किया है ना, उनके मुंह से ये निकलता है कि इतने साल पॉल साइंस पढ़ के उन्होंने ये टॉपिक्स नहीं समझे जो हम लोग 3-3, 4-4 घंटे में समझ जाते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एज वेल एज द इंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक ही चीज़ तुम्हें याद रखनी है, SIDLIVE। चाहे तुम प्लस क्लासेस लो चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बेटा बहुत रीजनेबल प्राइसिंग है एज कम्पेयर टू
जो आउटसाइड द अनअकैडमी वर्ल्ड चार्जेस किया जाता है ऑफलाइन दुनिया में, और उसके बाद तुम्हारे 10% डिस्काउंट भी होता है। सिर्फ तुम्हें इस कोड को यूज़ करना है, SIDLIVE, ये मेरा कोड है। और चाहे तुम 2021 में अपीयर कर रहे हो, चाहे 22 में अपीयर कर रहे हो, चाहे 23 में अपीयर कर रहे हो, चाहे तुम GS अकेला पढ़ना चाहते हो या ऑप्शनल के साथ पढ़ना चाहते हो। अगर ऑप्शनल के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज इतना सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। इमेजिन 29%, और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट इफ यू टेक एन इवन बिगर कोर्स। सिर्फ तुम्हें सेड लाइव कोड याद करना है। अनअकैडमी तुम्हारा लास्ट डे तक साथ देता है, ओके, इवन फॉर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और मेरे केस में अगर आपने पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तुमने सही मायनों में देखना है 24 कैरेट प्रिपरेशन होता क्या है, तो यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। और सिर्फ यही नहीं मिलेगा, इस सब्सक्रिप्शन में तुम्हें बाकी सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। So economics, history, geography, name it, everything, all subjects available under one roof. You are a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. समय मत व्यर्थ करो, चाहे तुम 21 में अपीयर करो, चाहे 22 में, चाहे 23 में, चाहे 24 में। सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं सबको यही बात बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के पास होती है ना, वो होता है समय, वक्त। तो अगर जल्दी स्टार्ट करोगे, जल्दी समझोगे, इट वुड बी बेटर फॉर यू। टेक योर डिसीजन नाउ। सो आज का जर्नी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 28 अप्रैल से पहले अगर तुमने अपना फैसला कर लिया तो तुम्हें यार ये तो चांदी है, बिकॉज 20 बुक्स तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीशन है, बेस्ट ऑफ द UPSC एक्सपर्ट से बनाए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स अपडेटेड है, वो तुमको फ्री मिल जाएंगे। और चाहे अगर 28 अप्रैल से पहले तुम लेते हो तो 1 ईयर प्लान 1 साल का नहीं रहेगा, वो तब तक एक्सटेंड हो जाएगा जब तक प्रीलिम्स 2022 नहीं होता। और 2 ईयर का प्लान 2 ईयर्स तक नहीं रहेगा, वो तब तक वैलिड हो जाएगा जब तक प्रीलिम्स 2023 नहीं होगा। तो तुम सोच सकते हो, एक बड़ी मेजर रियलिटी है माय फ्रेंड्स, कि अगर रिसोर्सेज कम हो या उतने अवेलेबल नहीं हो तो पढ़ना और इस तरह की प्रैक्टिस करना ये मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पैसे बचा सकते हैं, क्यों नहीं बचा रहे? All you have to do is code SEDLIVE and you can get the advantages of all of this part. So make sure that you are a part of this part. As I said, it's your decision, your life, your career, but you are wise gang of students. Take your wise decision now. Free test series, batch courses, all of them waiting for you. ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे आ गया सर? अब क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए आ गया मेरे बच्चे, बिकॉज इसी सीरीज का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 10 पूछा था। अब ये क्वेश्चन 11 है और इसी तरह से ये चलता चले जाएगा। सो ये क्वेश्चन 11 हो गया है। अब अगर तुमने नहीं किए हैं तो या तो ये पहले खत्म कर दो वीडियो एंड देन गो टू द प्रीवियस वीडियो। सो यू कैन गो स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और फिर ये 11 to 20 यहाँ पर डील हो रहा होगा। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सारे कर लेना। मेक श्योर दैट यू डू इट और डू इट माई वे। डू इट माई वे का मतलब होता है एनालाइज करो, समझो, अपनी गलतियाँ पहचानो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहचानो, दोनों ही पहचानने बड़े ज़रूरी है। तो सिंपल सा रूल है, मैं 60 सेकेंड दूंगा तुम्हें रीड करने के लिए और 60 सेकेंड दूंगा तुम्हें एनालाइज करने के लिए और फिर अचानक आंसर शेयर कर दूंगा। सो आंसर तुमको अगर देने कमेंट्स में, मोस्ट वेलकम। नहीं दिल कर रहा कमेंट्स में आंसर देने का, कोई बात नहीं, एक नोटबुक उठाओ, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और आंसर लिख दो। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर। सर आप तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, क्योंकि -1/3 होता है। भाई मेरा रूल है, मैं जो मर्जी करूँ। +1, -1 and 0. Your time starts now. Consider the following statements. 1. The Lok Sabha has 12 members nominated by the President. 2. The Lok Sabha cannot be dissolved by the President without the advice of the Prime Minister. 3. In the Lok Sabha, if a party does not have minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि ये सिर्फ नॉर्मल से एग्जाम है। ये एग्जाम नहीं बेटा, ये जंग है, ये वॉर है। तो वॉर होता है तो म्यूजिक भी होता है। हिंदी मूवी देखी है तुमने? गो फॉर इट। 60 seconds. लग रहा है ना वॉर जैसा? कम ऑन, म्यूजिक में मत भेजो। पर ये याद रखना, वॉर है, ये जंग है। जंग में म्यूजिक होता है बैकग्राउंड में।
Go, 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 go. You cannot go wrong. कोई माहौल बन गया. Come on, you still have 20 more seconds. Come on, battle level है my friends. About 10 more seconds. गलत नहीं करना है. Concentrate hard. जल्दी के पैसे नहीं है my friend. करेक्ट के. Okay, here goes the answer. And the answer बहुत ही सिंपल था और मेरे ख्याल से ये कोई गलत कर ही नहीं सकता था बिकॉज इसमें छोटा सा ट्विस्ट था. ओके, जो छोटा सा ट्विस्ट था वो ये था. सबसे पहले तो लोकसभा के पास 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट नहीं है. आई होप तुम समझ पाए हो. और जो पकड़ गए हो वो है ये राज्यसभा होना चाहिए. दूसरी बात है कि पहले मैं एलिमिनेट करके देखता हूँ. ठीक है, तो राज्यसभा में होता है 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. सो वो सब अलग है. तो वो राज्यसभा है, तो लोकसभा नहीं था. वो तो एक ट्विस्ट था. दूसरा बात है ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाली स्टोरी है ना माय फ्रेंड्स, ये कन्वेंशन है. ओके, सो इट इज नियरली बाय कन्वेंशन. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि 75 मेंबर्स होंगे या नहीं होंगे, तो डजंट मैटर. वैसे तो माना गया कि ओनली 10% ऑफ द सीट्स की बात की गई है. बट द पॉइंट है कि फिर भी एक कन्वेंशन ही है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यही है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब तक लोकसभा में मेजोरिटी है, जब तक द रूलिंग गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी द लोकसभा है, जब तक इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तब तक प्रेसिडेंट साहब इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते. बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए दैट देयर इज नो गवर्नमेंट विच कैन प्रूव इट्स मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो द प्राइम मिनिस्टर विल गो advise the president, and on the advice of the prime minister the president is going to dissolve the Lok Sabha. Beautiful question. और अगर तुमने करेक्ट आंसर दिया मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग ट्विस्ट थे, अलग अलग एंगल्स थे. एंड आई एम श्योर दैट यू डन इट वेरी वेल. +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 तो अगर तुम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए. वैसे तो अटेम्प्ट करना चाहिए सारे क्वेश्चंस को. ऑलराइट, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस. Let us go for the next question. Now, without any ado, let's go to the next question. Consider the following statements. Number 1, the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. 2, the validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Which of the statements given above is or are correct? पहले बड़े ध्यान से इन words को पढ़ लो. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. याद रखने वाली बात है, करेक्ट पूछा गया है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गो 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 गो. दिमाग लगा के एक एक क्वेश्चन को आंसर देना है. केयरफुली एक एक वर्ड. सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मत पढ़ो, आगे के भी पढ़ो. कैन, शैल, मे. गो 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 गो. अभी टाइम बाकी है बेटा, अभी अबाउट 40 सेकेंड्स है. बहुत बढ़िया. और मैंने तुम्हें पहले भी बताया जो एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं उनको अलग से ध्यान से देखना स्टार्ट करो. 20 सेकेंड्स मोर टू गो प्रॉब्ली. फोकस फोकस फोकस. गलत नहीं करना है. फोकस. Alright, answer is very simple. देखो लैंग्वेज पकड़ो. सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश एक क्वेश्चन पूछते हुए मैं कर रहा था
वो ये हो रहा था कि द वैलिडिटी ऑफ द लॉ कैन नॉट बी एग्जामिन। जब भी ऐसे एब्सोल्यूट वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हें ना आती हो, पॉसिबल है। जैसे शायद इस केस में तुम्हें वामन राव केस नहीं याद है, या इस केस में तुम्हें IR कोयलो केस नहीं मालूम है, बिकॉज इन दिस केस 24 अप्रैल 1973 को बता दिया गया था दैट दिस इज द कट ऑफ डेट। 24 अप्रैल 1973 से पहले, यानी कि केशवानंद भारती केस से पहले, जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाला गए थे वर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, लेकिन उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो लोगों ने मुझसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़े वो चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे होंगे, और इसको ऑटोमेटिकली मतलब मालूम है यार ये तो अजीब सी बात थी, पहली वाली लाइन तो ऑब्वियसली क्योंकि पार्लियामेंट लॉ डाल सकती है तभी तो ये सारी कहानी है। बिल्कुल, तो पहले वाला तो नो ब्रेनर था, लेकिन दूसरे वाले में ट्विस्ट था जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता कि एक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाला क्वेश्चन आया हुआ है, हेंस दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसी पॉइंट पे याद रखना कि तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है। यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और ये एक क्वेश्चन राइट लेफ्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही आता है। अगर तुमने इसको करेक्टली आंसर दे दिया मुझे बड़ी खुशी हुई, नहीं आंसर दिया प्लीज़ मेरे प्लस क्लासेस के वीडियोस देखो, और मैं ऑलमोस्ट रीजनेबली इंश्योर करता हूँ कि शायद ही कुछ उसमें पॉइंट ऐसा होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा या उसके बाद तुम आंसर नहीं दे पाओगे। अदरवाइज जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया +1, जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया -1, और जिनका गलत हुआ है 0। चलो जी, स्ट्रिक्ट हो गया यार, +1 ज़्यादा टफ हो गया, कोई बात नहीं, हमारा टाइम बैटल लेवल है। क्वेश्चन नंबर 13 कमिंग योर वे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इन कोर्ट्स। The code rule of law index is released by which of the following? Amnesty International, International Court of Justice, the Office of the UN Commissioner for Human Rights, and World Justice Project. सोचोगे आंसर मिल जाएगा, and you don't even have to memorize this. Your time starts now. Move on. एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। रूल ऑफ लॉ का इनमें से किसके साथ लेना देना हो सकता है? रूल ऑफ लॉ अभी है तुम्हारे पास अबाउट 40 मोर सेकेंड। थिंक 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 थिंक। और कौन इंडेक्स बना सकता है ये भी सोचो। तो बैटल लेवल लग रहा है कि नहीं लग रहा, माहौल लग रहा है कि नहीं? लग तो रहा। कमॉन 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 कमॉन, गलत नहीं करो, बी वेरी केयरफुल। इंटेलिजेंट गेसिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ट है। अबाउट टाइम एंड ऑलराइट, बहुत सिंपल सा आंसर था वैसे तो। इट वाज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो बिल्कुल ही आई होप तुम समझ ही सकते थे कि इसका कोई लेना देना है नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को तुमने बाय बाय भी कर दिया, रास्ता भी बाहर दिखा दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओके इज एन एक्चुअली अ ट्रिब्यूनल, इट्स लाइक अ कोर्ट, जो तुमने देखा ही होगा जब मिस्टर हरीश साल्वे ने आर्ग्यू किया था कुलभूषण जाधव केस में। और ऑफिस ऑफ यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का काम ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स से लेना देना। या हाँ, अगर तुम्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह पे क्वेश्चन आ जाए या फिर ज्ञानवी पे क्वेश्चन आ जाए तो वो सब बातें इसमें आ जाएगी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालता है डिपेंडिंग ऑन कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तुम्हें बड़ी ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन पॉलिटी से और इंटरनेशनल रिलेशन से मिला जुला के क्वेश्चन पूछा गया। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी कभी एक दो तीन चार क्वेश्चंस एक ही साल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फिर उस साल जब एग्जामिनेशन के बारे में कमेंटबाजियाँ होती है ना तो बोलते हैं बहुत टफ पेपर था। पेपर टफ नहीं था, यू जस्ट हैव टू नो द एलिमिनेशन मेथड एंड डू इट।
अगर तुमने करेक्ट आंसर दे दिया +1, रॉन्ग आंसर दे दिया -1, नहीं तो 0. एंड लेट अस सी दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 14 विदाउट एनी मोर डिले coming your way. Consider the following statements. 1. The Election Commission of India is a 5-member body. 2. The Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Number 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits, mergers of recognized political parties. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 3 only. Your time starts now. बहुत बढ़िया. फोकस करो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन मैंने इतने बार पूछे हैं कि आई एम श्योर जिन लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड की वो चाह के नहीं गलत कर पाएंगे ये सारे. फोकस फोकस फोकस. एक एक वर्ड को पकड़ो, एक एक लाइन देखो, एनालाइज करो, फिर देखो कोई एब्सर्ड तो नहीं है, कुछ बिल्कुल एट्रोशियस भी होती है कभी कभी. कम ऑन कम ऑन. अभी है बेटा, अभी 20 सेकेंड्स है. फोकस फोकस फोकस. कम ऑन बच्चा, फोकस. About time, it's almost there. Okay. बहुत ही सिंपल सा था. एक तरह से तो इसको बड़े आराम से एलिमिनेट किया जा सकता था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू अंडरस्टैंड इट इज अ 3 मेंबर्ड बॉडी. ये सबको मालूम था. ओके तो 5 मेंबर बॉडी आते ही ये मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस थी जिसको आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते थे. अगर तुमने ये एलिमिनेट नहीं किया है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है तुम्हारा बिल्कुल बेसिक्स में गड़बड़ था. दूसरी बात है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन होते होते मैंने समझाया कि कोई ऐसा एब्सर्ड एट्रोशियस चॉइस तो नहीं दी हुई. यार यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इलेक्शन शेड्यूल कब होगा? नहीं 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 नहीं. इसीलिए तो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी. तो ये जब इलेक्शन शेड्यूल आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिक अनाउंसमेंट करती है कि कौन सा इलेक्शन कब होगा, कितने फेजेस में होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये तुमने अभी हाल फिलहाल में होते हुए इलेक्शंस भी देखे होंगे. लेकिन ये वाला क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग था बिकॉज इलेक्शन कमीशन के पास क्वासी जुडिशियल पावर्स होती है. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है. और मैं फिर तुम्हें एक बात बोलता हूँ, एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है और वो एवरग्रीन टॉपिक है इलेक्शंस. ओके इनफैक्ट 2 ऐसे टॉपिक है. दूसरा ऐसा है बजट, बिकॉज ये आना ही आना है. ओके सो दे विल आस्क यू दिस. लेफ्ट राइट सेंटर इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं तो इलेक्शन पर क्वेश्चन जरूर आता है. On budget obviously is a very important part of it. Make sure that you don't go wrong on this part. अगर तुमने इसका आंसर दिया है तो मुझे बड़ी खुशी हुई. इसका मतलब है तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम्हें आंसर का समझ में आने लग गया. जिन लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड की हुई है तुम्हें याद होगा हमने 3-4 अलग अलग वीडियोस में इलेक्शन कमीशन किया हुआ है क्लासेस में. तो उन क्लासेस को पूरा का पूरा रिवाइज करो, मेक योर नोट्स. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर करना, जो लेटेस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो ज़रूर करना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, मीडिया का रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये बड़े कॉमनली क्वेश्चंस पूछते हैं. मेक श्योर दैट यू नो दिस पार्ट. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 कमिंग योर वे. एंड ध्यान से, अच्छा बाय द वे जिनका करेक्ट आया था +1, जिनका रॉन्ग आया था -1 और 0. प्लीज मार्क्स करते चले जाना. लास्ट में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ दिस एंटायर थिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? ओके A. There is an independent judiciary in India. B. Powers have been clearly divided between the center and the states. C. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. D. It is a result of an agreement among federating units. एक बात थोड़ी सी मदद करने का दिल कर रहा है कि रहने दो. हाँ बैटल लेवल है, नहीं करता. चलो come on, go for it.
पहले एलिमिनेट करो एब्सर्ड चीजें, एट्रोशियस वाला को हटाओ। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पहले एट्रोशियस हटाओ, फिर बेसिक को देखो, फिर जो कंफर्म्ड है उसके ऊपर पेन रखो और फिर डिसाइड करो। ABCD फॉर्मूला, पहले एब्सर्ड हटाओ, फिर बेसिक वाले टॉपिक देखो जो तुम्हें बेसिक पक्का मालूम है कि ये बेसिक होते हैं, देन कंफर्म जो तुम्हें मालूम था चाहे वो डिफिकल्टी क्यों ना हो, एंड देन टेक अ डिसीजन। अभी टाइम है माय फ्रेंड, यू हैव वो 30 मोर सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, लग रहा है कि नहीं बैटल जोन, लग रहा है कि नहीं, लग रहा है घोड़े आने वाले हैं, हाथी आने वाले हैं, मुझे तो लग रहा है। Go for it, go for it. You still have about 10-15 seconds left. जल्दी के मार्क्स नहीं है माय फ्रेंड, करेक्ट के हैं। About time. बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें सिंपल सा बताया था। पहले एब्सर्ड निकाल दो, नॉट पूछा गया था, जो मैं मदद करने वाला था वो नॉट था। ओके यार, हमारे क्या स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना? क्या यूपी बिहार महाराष्ट्र के बीच में एग्रीमेंट है? नो। तो मैं हमेशा जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि फेडरलिज्म है हमारे बीच में, स्पिरिट है। इंडिया में फेडरेशन ना भी हुआ, फेडरलिज्म है। येस, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड। ओके, अब ये इस पर आप बहस कर सकते हो। देखो कभी कभी चक्कर हो जाता है, अगर मैं इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखूँ, देखो सारा का सारा खेल एक संदर्भ का है, ओके, कॉन्टेक्स्ट का। अगर बाई चांस ये फोर्थ वाली चॉइस हटा दी जाए और इसको कुछ ऐसा कुछ और बना दिया जाए जो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो इस वाले लाइन के ऊपर ना बहस की जा सकती है आधा घंटा। तो कॉफ़ी बुलाओ, कॉफ़ी मंगवाओ भाई, क्या हुआ, गरम गरम कॉफ़ी मंगवाएंगे, कॉफ़ी ख़त्म करते करते बहस करेंगे, क्योंकि सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में क्लियरली डिवाइडेड पावर्स है। बहुत जगह ओवरलैपिंग भी है, बिल्कुल सही बात है। कंकरेंट लिस्ट भी है, बिल्कुल सही बात है। सेंटर स्टेट में डिस्प्यूट्स भी है, बिल्कुल भी सही। हेल्थ का इशू क्या मानोगे, एजुकेशन को क्या मानोगे, क्वासी फेडरल स्टेट है, यूनिटरी टेरिटरी है, 50 प्रॉब्लम्स है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी ऑल्सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लेकिन हमें क्या चूज करना है? हमें एक चॉइस चूज करनी है। 1 2 3 4 थोड़ा ना बोला गया। सो मेक श्योर कि आपको ये भी मालूम हो, इसलिए मेरा फॉर्मूला यूज करना, ABCD। पहले एट्रोशियस चीज़ें पकड़ लो, ओके, उसको हटा दो, क्या पता वही ठीक हो। फिर B, बेसिक के ऊपर ध्यान दो, ओके। फिर C इज जो तुम कंफर्म दो, चाहे वो टफ ही क्यों ना हो, एंड देन टेक अ डिसीजन। तो पहले एट्रोशियस चीज़ें जो बिल्कुल पक्का मिल जाता है उनको पकड़ लो एंड देन गो फॉर द आंसर। जिन लोगों ने इसका आंसर दिया मुझे बड़ी खुशी हुई, ओके, बिकॉज गो फॉर द सिंपल पॉइंट एंड क्वेश्चन नंबर 16। और जिनका करेक्ट आया +1, जिनका रॉन्ग आया -1, और जो रॉन्ग आया 0। तो ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तो इस वीडियो को दोबारा देखना और इस टाइम फिर से आंसर देने की कोशिश करना विद द नोइंग ऑफ वाई। Alright, let's go to question number 16. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity A, the intelligence and character of ordinary men and women, B, the methods for strengthening executive leadership, C, a superior individual with dynamism and vision, D, a band of dedicated party workers. ओहो, ऐसे थिंकिंग वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं मेरे फ्रेंड। ये फिलोसफी के टाइप के क्वेश्चन बड़े कॉमनली पूछते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन तो हम कैसे भी कर लेंगे, नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कम ऑन कम ऑन, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा माहौल बना के रखा होगा। वेरी गुड वेरी गुड, एक एक वर्ड पकड़ो, ऊपर वाली लाइन पूरी पढ़ो, A चॉइस पढ़ो, फिर पूरी लाइन पढ़ो, फिर B चॉइस पढ़ो, फिर पूरी लाइन पढ़ो, फिर C चॉइस पढ़ो। देखो कहां पर रिदम बनता है। कम ऑन, गो फॉर इट, गो फॉर इट। गो 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 गो, अभी टाइम बाकी है मेरा बच्चा। फोकस फोकस।
अगर तुम्हें डेमोक्रेसी का मीनिंग भी मालूम है ना, तो उस वर्ड को यहाँ पे ढूंढोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो उस वर्ड को ढूंढो, अबाउट टाइम। ओके, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और पीपल के लिए सिंपल सी बात है, आम आदमी। ओके, नॉट एज एन पॉलिटिकल आम आदमी, बट आम आदमी, द जनरल पब्लिक के लिए होता है। ओके, सो डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक आदमी, यार मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पॉइंट रखता हूँ। डेमोक्रेसी को उसकी वैल्यू नहीं है। मास विजडम, वी डब्ल्यू ई, वी इज ऑलवेज बेटर देन आई। हम लोग ये बात मान के चलेंगे कि डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे को जो कलेक्टिव विजडम में आएंगे, तब जो फैसला होगा ना वो ठीक होगा। दिस इज द सुपीरियर वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमो इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, साधारण लोग जो सो कॉल्ड इंडिविजुअली वो नहीं पावरफुल है, लेकिन एज अ कलेक्टिव विजडम दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी ब्यूटीफुल माई फ्रेंड, ये इसका वर्चू है। अब मैं इस बारे में जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इसका मतलब नहीं है कि इस पर क्रिटिसिज्म नहीं, हमने इसको बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, क्लास में गवर्नेंस किया हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरीज में हमने इसको समझा हुआ है, तो मैंने क्लासेज में इसको क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है ना, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इसको एलिमिनेशन राउंड से करना चाहूँगा तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये क्या है बाबा, पार्टी वर्कर्स, ये तो बिल्कुल ही खतरनाक। अब ये बिल्कुल नहीं है जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि सुपीरियर इंडिविजुअल को ढूंढना है, ये नहीं ढूंढना बाबा। और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव से डर लगता है बाबा, एग्जीक्यूटिव नहीं, राइट। सो वी आर लुकिंग फॉर ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। तुम इलेक्ट करो, तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन जाकर तुम्हें रूल करेंगे। सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर तुमने इसको आंसर दे दिया तो इसका दो फायदा हुआ, इसका दो मतलब ये हुआ, एक तो तुमको वो वर्ड पकड़ना आ गया, दूसरा इससे एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारे याद हो जाएगा, लैंग्वेज पे ध्यान दो। अगर खासकर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये अमंग्स दोस्त क्वेश्चन होंगे जिससे ये टेस्ट होता है कि तुम्हें लैंग्वेज पे पकड़ है कि नहीं, और नहीं है तो न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ो, रीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड देन इट विल हेल्प यू। तो एबीसीडी मत खेलो, ओके। 10,000 50,000 क्वेश्चन भी करोगे ना, कुछ भी नहीं सीखोगे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि मैं इसमें चॉइसेस नाप दूँ, क्योंकि मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट रीजनेबल गारंटी से, कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए बिना चॉइसेस देख कर ही आंसर देंगे। बट भाई ऐसा नहीं होता, चॉइसेस देखनी होती है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ए फेडरलिज्म, बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, डी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चन का चैलेंज ये नहीं है कि स्पेशली जो मेरे से पढ़े हुए, ओके, कि तुम ये आंसर दे पाओगे कि नहीं। इस क्वेश्चन का चैलेंज ये है कि जितना टाइम मैं इस क्वेश्चन के लिए दूंगा उस दौरान तुम क्या करने वाले हो। बिल्कुल, तो मेडिटेशन करो, क्योंकि तुम्हें आंसर तो आता ही है मोस्टली। गो 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 गो। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर आता है ना माय फ्रेंड्स, तो इस दौरान ये सोचो कि किसने बोला था, कब बोला था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। टाइम का सदुपयोग करो ना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कम ऑन, अभी है, अभी यू हैव अबाउट 30 सेकेंड। वर्ड देखो, कम से कम उसको ढूंढ के उसी को स्प्लिट करके देख लो क्या हो सकता है वो। अबाउट टाइम हैपनिंग नाउ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल दो और सोचो। ओके, ओके, आंसर ऑफ कोर्स इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने जैसे बोला था कि तुम लोगों को बड़ा मुश्किल होगा अपने आप को रोक पाना कि इस तरह तो मैं करें क्या।
बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ओके, सो 1947 की बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में ये बोला गया था, ये वर्ड यूज़ किया गया था, जबकि नेहरू गवर्नमेंट के समय ये बात, तब तक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज फेल हो चुके थे कि क्या होता है लोकल गवर्नमेंट। तो उसके लिए वर्ड बहुत अच्छी तरह से बोला था कि एक्चुअली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और कुछ नहीं होता बट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सो गिव द पावर बैक टू द पीपल, यही आर्टिकल 40 की स्पिरिट है, यही गांधीयन स्वराज कॉन्सेप्ट मॉडल है, एंड दिस इज इट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनफैक्ट हम इस बात पे डिस्कशन करते हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैं एक पानी वाला एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, एक बिल्कुल पेट एग्जाम्पल होगा। और फेडरलिज्म सर्टेनली नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये डेलीगेशन नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट बनाने का प्रोविजन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है माय फ्रेंड, आई बी वेरी वेरी हैप्पी अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो। सो विदाउट मच अड्यू, +1, -1 and 0, क्वेश्चन नंबर 18 coming your way. Consider the following statements. A constitutional government is one which 1. Places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority. 2. Places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. समय स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इतने बार बताया, मजा आ जाएगा। ये शायरी है बेटा, पोएट्री है। It is so beautiful. It is easy and so interesting at the same time. किस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, किसके लिए लगानी है? Come on. Come on, focus. अभी है तुम्हारे पास टाइम बेटा। बैटल लेवल एनवायरनमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? वो 15 सेकेंड बोलो अपने आप को, पहले ऊपर वाली लाइन बोलो और 1 चॉइस पढ़ो, फिर ऊपर वाली लाइन पढ़ो और 2 चॉइस पढ़ो। About 10 more seconds to go. About time. भाई किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, स्टेट पे कि पीपल पे? अरे सर अब तो इजी हो गया, वेरी गुड। मैं हमेशा चिल्ला के बोलता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। तो थॉमस जेफरसन की लाइन याद आ जाती है जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, ओके। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है दैट हम स्टेट को अनलिमिटेड नहीं होने दे सकते। अगर स्टेट अनलिमिटेड हो जाएगा तो इंडिविजुअल की लिबर्टी गायब हो जाएगी। हेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट पर जो है। देखिए एक प्रॉब्लम, क्या इसका मतलब है कि इंडिविजुअल लिबर्टी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए? ये भी होना चाहिए, ये भी ठीक लग रही है चॉइस, जब तक कि मैं ये वर्ड नहीं पढ़ता अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी के लिए, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, आप ये लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। यू डू इट इन द नेम ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, नेशन एक्सेट्रा, ये सब के फेवर में लगा सकते हो, नॉट फॉर स्टेट अथॉरिटी। यहाँ गड़बड़ था। तो ट्विस्ट इज वेरी ब्यूटिफुल ट्विस्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस क्वेश्चन के बाद, जब डिस्कशन हो रही थी, जब ये एग्जाम में आया था, ये प्रीवियस के क्वेश्चन आए हो, तुम्हें रियलाइज हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये भी ठीक हो सकता है। दे डिड नॉट रियलाइज कि लास्ट वर्ड ये, बहुत सारे टीचर्स इसमें गड़बड़ कर गए थे। इट इज नॉट, येस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, और कॉन्स्टिट्यूशन ही लगाता है, बट नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। एक बात देखो, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। पढ़ने वाला होना चाहिए माय फ्रेंड, और पढ़ाने वाला होना चाहिए। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, +1, -1 and 0. Question number 19 coming your way. Which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. मैं क्या बोलूँ, इसके लिए तो उतना टाइम देना ही नहीं चाहिए, फिर भी go for it. Come on. Preamble एक ऐसी चीज़ है which should be very close to your heart. ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है,
हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विजन था, तो पूरा याद कर लो इसको। कमान कमान, कमान कमान कमान, पूरा बोल के देख लो एक बार। पूरा का पूरा प्रियम्बल बोल के देखो, तुम्हें अपने आप वर्ड्स आ जाएंगे। Come on, you still have about 10 more seconds. Alright. अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. अरे इकोनॉमिक लिबर्टी तो दिया ही नहीं, बिल्कुल। सो मेक श्योर दैट ये बहुत ही सिंपल से हो जाता अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इससे इम्पोर्टेंट ये भी है, इससे तो टेक अवे ये है कि प्रियम्बल तुम्हें रट्टा हुआ होना चाहिए पूरा, वर्ड बाय वर्ड, नॉट ओनली रट्टा हुआ, एक्चुअली समझा हुआ होना चाहिए, बट एटलीस्ट स्टार्ट करो विद मेमोराइजेशन। और पूरा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the unity, the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constitution Assembly, on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. याद करो, समझो, appreciate करो. +1, -1 and 0 and question number 20 coming away. The mind of the makers of the Constitution is reflected in which of the following? A. The preamble. B. The fundamental rights. C. The directive principles of state policy. D. Fundamental duties. ये क्वेश्चन गलत करना पाप है। Come on, you can't go wrong in this. Come on, come on, come on, come on. मुझे लग रहा है बिल्कुल बैटल जोन। टॉक गलत नहीं करना, इसका मतलब म्यूजिक में मत बैठ जाना। ऑलराइट, अबाउट टाइम। और बहुत ही अच्छा आंसर, द प्रियम्बल। सो चाहे उसे हम आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोले, विजन बोले, फैब्रिक बोले, everything is preamble. The key to unlock the minds of the makers of the Constitution of India, the lighthouse, that everything is preamble. ये एक टॉपिक है जो तुम्हें आना ही चाहिए इन एंड आउट। तो वेरी ब्यूटिफुली डन। ओके, अगर तुमने सारे करेक्ट आंसर दिए, +1 -1 0 अपने मार्क्स टोटल कर लो। अगर फुल मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा बहुत ही सही राह पे निकल पड़े हो। बट ये ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे अभी भी 18 राउंड्स और होंगे। 18 राउंड्स विल बी मोर नाउ। सो अभी 2 राउंड्स हुए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। अब तुम्हें समझ में आ गया है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की 24 कैरेट प्रिपरेशन होती क्या है। तो समय मत व्यर्थ करो। एग्जाम में मैंने बार बार बोला, चाहे तुम 21 में अपीयर करो, चाहे 22 में अपीयर करो, चाहे 23 में अपीयर करो, मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट द सिंगल मोमेंट। अगर अभी तक आपने प्लस क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, अननेसेसरी तुम अपने चांस रिस्क ले रहे हो करियर पे,
डोंट डू दैट पार्ट, गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस। अनअकैडमी तुम्हारे लास्ट डे तक साथ देगा। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन, नीचे देख रहे हो सेड लाइव SIDLIVE कोड, सेड लाइव कोड यूज करो एंड ज्वाइन अस टुडे। In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And wait for the third round coming soon.